गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियदर्शी श्रीवास्तव, एक कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल मेंटल वेलनेस बाय डॉक्टर प्रियदर्शी में। ये चैनल हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बातें करता है। यहाँ हम डिस्कस करते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य हमारी सोसाइटी में बहुत ही स्टिग्मेटाइज्ड मसला है, कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अगर आपका पैर टूट जाए तो आप दवा खाने तक पहुँच जाएंगे, पर अगर आपका दिल टूट जाए तो आदमी मधुशाला से आगे तो पहुंच ही नहीं पाता है। इस बीमारी का ना कोई सीटी स्कैन है, ना एमआरआई है, ना कोई ब्लड टेस्ट है। जाने अनजाने में किसी को, हमें या आपको, ये बीमारी कब लग जाए ये हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए हमारे मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितने शिद्दत से आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक नए डिसऑर्डर के बारे में। ये है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला कि आज हमारा टॉपिक है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। पर हमारी सोसाइटी में ये बिल्कुल अनडायग्नोज्ड है। इस बीमारी के लोगों को कभी इलाज नहीं मिलता, क्योंकि सोशल एंजाइटी हम लोगों में इतनी कॉमन है। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जो हम सब लाइफ में कभी ना कभी फेस करते हैं। कभी हमने एग्ज़ाम दिया हो, कभी हमें स्पीच देनी हो, कभी किसी अनजान व्यक्ति से बात करना हो, तो ये सोशल एंजाइटी इतनी कॉमन होती है। पर ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है? डिसऑर्डर इज़ बेसिकली फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ बीइंग जज्ड एंड फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में लोग जब सोशल सिचुएशन में होते हैं तो वे बहुत एंजाइटी फील करते हैं और उनके माइंड में ऑटोमेटिक थॉट्स आने लगते हैं कि लोग उनको देख रहे हैं और अगर वो कोई मिस्टेक कर देंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में तब कन्वर्ट हो जाती है जब ये एंजाइटी आपको अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने में उसमें बाधा डालती है। अगर आप अपने जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं कि वहाँ पे कोलीग से कैसे बात करेंगे, अगर आप क्लास का वाइवा नहीं दे पा रहे हैं, एक दिन पहले छुट्टी ले रहे हैं, या जब भी टीचर आपसे कुछ पूछ रही है आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशन नॉर्मल सोशल एंजाइटी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर का रूप है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का रूट कॉज है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जब लोगों में बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम होती है, जब उनका आत्मविश्वास बहुत ही कम होता है, तो वो दूसरों के सामने बड़े कॉशियस फील करते हैं। उन्हें फील होता है कि लोग उनकी खामियां जान जाएंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। आज की सोसाइटी में लो सेल्फ एस्टीम का एक इम्पॉर्टेंट कॉज है हमारा फिजिकल मेकअप। हमारी सोसाइटी में एक आइडियल फिगर बन गई है। लड़कों के लिए 6 पैक एब्स हो गई हैं, फीमेल्स के लिए 0 फिगर हो गई है। और ये आइडियल फिजिक 99% लोग नहीं अचीव कर पाते हैं। और दूसरा एक है फेयरनेस को लेकर इतना ऑब्सेशन है हमारी सोसाइटी में। तो सोशल एंजाइटी तब भी डेवलप हो जाती है जिन लोगों में ओबेसिटी होती है, या जिन लोगों में हाइट कम होती है, या जिनका कलर डार्क होता है, और जिनमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप करना होता है, वो अपने फिजिकल डिफेक्ट को लेकर ओवर कॉशियस हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट में उनका एमिगडाला हाइपर सेंसिटिव होता है। तो जब भी वो एंग्शियस सिचुएशन में जाते हैं तो उनके अंदर जो एंजाइटी रिएक्शन डेवलप होता है वो आम आदमी के तुलना में कई गुना अधिक हो जाता है। कई लोगों में जब वो सोशल सिचुएशन को फेस करते हैं, किसी अनजान से बात करते हैं, किसी सुंदर लड़की से बात करते हैं, या पब्लिक स्पीच देते हैं, तो उनके अंदर पैनिक अटैक सा डेवलप हो जाता है, उनके अंदर एंजाइटी अटैक सा डेवलप हो जाता है, जिसमें उनका मुंह सूखने लगेगा, उनके हाथ कांपने लगेंगे, उनके चेहरा लाल पड़ जाएगा, तो उनके शरीर में पसीना आने लगेगा तेजी तेजी। तो ये लोग इस सिम्टम्स को लेकर पहले ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद ये सिम्टम्स को जब ये लोग फील करते हैं तो बहुत कॉशियस हो जाते हैं, और जब इन सिम्टम्स पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ये सिम्टम्स को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, जिससे ये सिम्टम्स और भी बढ़ते जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि बाहर जो लोग इनको देख रहे हैं, जिनके सामने ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिनसे ये बात कर रहे हैं, वो लोग इन सिम्टम्स को नोटिस कर रहे हैं और वो लोग इनको इस सिम्टम्स के बेसिस पे निगेटिवली जज करेंगे।
तो वो अपने इन सिम्टम्स को छुपाने की हर भरसक प्रयास करते हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हमारा थिंकिंग बायस ये मेन रोल प्ले करता है। इस थिंकिंग बायस क्या होता है? ये हमारे कॉग्निटिव डिफेक्ट्स होते हैं, हमारी फॉल्टी थिंकिंग होती है, जिसके कारण हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप कर जाते हैं। इसमें कुछ तरह की थिंकिंग है, जैसे कैटास्ट्रोफाइजेशन, बुरा से बुरा सोचना। तो इन लोगों को लगता है कि अगर ये लोग एक सिचुएशन में बहुत ही कुछ गड़बड़ कर देंगे या कोई मिस्टेक कर देंगे तो इनके साथ बहुत ही बुरा हो जाएगा, तो ये लोग वर्स्ट सोचते हैं। उसके बाद इनकी थिंकिंग होती है पर्सनलाइजेशन। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर वो आपको देख कर बात करते करते हंस दिया, तो ये लोग समझेंगे कि क्या पता इनको देख के मजाक उड़ाया जा रहा है या इनको लेके वो कुछ बुरे इशारे कर रहा है। तो वो दूसरे लोगों का आचार विचार है, उसको हम अपने ऊपर निगेटिवली प्रोजेक्ट करते हैं। एक निगेटिव फिल्टर इन लोगों की आंखों में लगा रहता है। वो निगेटिव फिल्टर बेसिकली क्या होता है कि इन लोगों की सोच होती है कि ये लोग नाकाबिल हैं, नाकाम हैं, ये लोग किसी काम के नहीं हैं और दूसरी दुनिया इनके लायक नहीं है। एक और फॉल्टी थिंकिंग इनकी है माइंड रीडिंग। इन्हें लगता है कि सब लोग इन्हीं को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, जबकि ज़रूरी ऐसा नहीं है। हर आदमी अपनी दुनिया में रहता है, उसकी थिंकिंग अलग रहती है, उसकी सोच अलग रहती है। एक पार्टी हो गई, उसमें 3 अलग अलग लोग पहुँचे, तो एक आदमी क्या पता बोर फील करे, उसे कुछ समझना है। एक आदमी बहुत ही खुश फील करेगा क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट है, और एक आदमी क्या पता बहुत ही एंग्शियस फील हो, वो कोने में जाके रहे। तो पार्टी सेम है, पर ये हमारा उसको देखने का नज़रिया है, जिसमें हम अपनी कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपनी सोशल स्किल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और इस सोशल कम्युनिकेशन को, इसको हम थ्रेट की तरह डील करते हैं। हमारा ट्रिगर एक सोशल सिचुएशन हो जाती है, जिस पे हमें किसी अनजाने से बात करनी हो या कई लोग देख रहे हों। एक और टाइप ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है ब्लैक और वाइट थिंकिंग या ऑल और नन थिंकिंग। उन्हें लगता है कि अगर वो थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो वो फेल्योर है, वो बिल्कुल दुनिया में किसी काम के नहीं है। जबकि हर आदमी गलती करता है, वो इसको रियलाइज़ नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर हम बहुत अच्छा बोल देंगे तो हम बेस्ट हैं, और अगर हम थोड़ी सी भी कुछ गलती कर देंगे तो हम एक फेल्योर हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर फ्रेंड्स हम लोग इनहेरिट भी करते हैं। जिन फैमिली में अगर पेरेंट्स शाई नेचर के होते हैं तो वो बच्चे उनके इस डीएनए को इनहेरिट करते हैं, शाइनेस का। और दूसरा चीज़ ये है कि सोशल लर्निंग द्वारा अपने पेरेंट्स को देखकर भी बच्चे इम्बाइब करते हैं सोशल एंग्जाइटी को। इसके बाद पेरेंटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में। पेरेंटिंग जैसे अगर आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे हों, आप पे ऊपर बहुत ढेर सारे पनिशमेंट्स दिए हों, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही निगेटिव असर डालता है, और जिसके कारण उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि वे बेकार हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और यही आत्मविश्वास की कमी फ्यूचर में जाकर सोशल एंग्जाइटी के रूप ले लेती है। इसके उल्टा अगर पेरेंटिंग ओवर प्रोटेक्टिव है, अगर पेरेंट्स बिल्कुल नाजों से बच्चों को पाल रहे हैं, उनको कहीं बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, उनको कोई रिस्क लेने नहीं दे रहे, दुनिया के चैलेंजेस नहीं फेस करने दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें दुनिया को जो हैंडल करने के लिए सोशल स्किल्स चाहिए, वो सोशल स्किल्स डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में कोई इस तरह का चैलेंज लिया ही नहीं है। तो ऐसे लोगों में भी सोशल एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। लोग कहते हैं कि हम इंट्रोवर्ट हैं, हम शाई नेचर के हैं। तो इंट्रोवर्ट और सोशल एंग्जाइटी में क्या अंतर है? इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो सोसाइटी में मिलने जुलने की उनमें कोई नीड नहीं होती है। वो जब अकेले रहते हैं या उनका बहुत छोटा सा ग्रुप होता है, वहीं पे वो एनर्जी गेन करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। पर जब वो बड़े गैदरिंग में होते हैं, बड़े लोगों के बीच होते हैं, तो उनके अंदर उस तरह की एनर्जी जनरेट नहीं होती है। तो वो बेसिकली सोसाइटी में बीच में रहने की नीड ही नहीं होती उनमें। पर सोशल एंग्जाइटी वाले जो लोग होते हैं, वे लोगों के बीच रहना चाहते हैं, पर क्योंकि उनके अंदर इतने निगेटिव थॉट्स हैं, इतनी निगेटिव फीलिंग्स है खुद को लेके, वो सोसाइटी के बीच में जाना चाहते हैं पर वो जा नहीं पाते। वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते।
तो उस एंग्जाइटी से बचने के लिए वे इंट्रोवर्ट का चोंगा पहन लेते हैं। ये हमें डिस्टिंग्विश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इंट्रोवर्ट हैं कि आप में सोशल एंग्जाइटी है। और ये सोशल एंग्जाइटी अगर आपको लाइफ के गोल्स अचीव करने में बाधा हो रही है, अगर आपको लाइफ पार्टनर ढूंढने में बाधा कर रही है, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आप जॉब में लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग तो जॉब ही नहीं कर पाते हैं और अपने में ही रहते हैं, तब आपको शक होना चाहिए कि कहीं ये डिसऑर्डर तो नहीं दिखा। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिन लोगों में डेवलप होता है वो लोग इमोशनली हाईली इवॉल्व्ड क्रिएचर्स होते हैं। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। वे बड़े केयरिंग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं और दूसरों के नीड्स को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यही एक्सेसिव सेंसिटिविटी जो उनके अंदर डेवलप हो जाती है तो वो बड़े कॉशियस हो जाते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, कहीं वो लोगों को बोर तो नहीं कर रहे हैं। ये जो दिमाग में एक्स्ट्रा कॉशियसनेस आ जाती है, ये बढ़ते 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 एक सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है परफेक्शनिज्म। ये लोग चाहते हैं हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई गलती ना हो। इसीलिए अगर सोशल सिचुएशन में इनकी हल्की सी भी गलती हो जाए, कुछ ये भूल जाए या कुछ लड़खड़ा जाए जवान या इनको हल्का सा पसीना आ जाए, तो ये लोग बड़े कॉशियस हो जाते हैं क्योंकि इनका परफेक्शन का जो बेंचमार्क है वो बहुत हाई होता है। और अगर ये उस बेंचमार्क को अचीव नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम किसी भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की तरफ आते हैं। ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है अवॉइडेंस या सेफ्टी बिहेवियर। ये जो अवॉइडेंस नेचर होता है, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि जिस चीज़ से हम डर रहे हैं वो वाकई में बहुत ही खतरनाक है और एक विशियस साइकिल सी बन जाती है जिससे हमारा जो थ्रेट एस्टिमेशन है उस चीज़ का वो बढ़ता जाता है। अगर हम उस एंग्जाइटी को फेस करेंगे, उससे डरेंगे नहीं, तो एंग्जाइटी का सामना करेंगे तो हमारे अंदर सेफ्टी लर्निंग होती है। पर अगर हम उस एंग्जाइटी को अवॉइड करने लगते हैं या उसके बचने के लिए सेफ्टी बिहेवियर्स का यूज़ करने लगते हैं तो ये एक बीमारी का रूप ले लेती है। आप किसी भी पार्टी में गए हों और आप अगर एंग्शियस हों, आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप अवॉइडेंट बिहेवियर में आप क्या पता बाथरूम में जाके छुप जाएं पूरी पार्टी में, और जब पार्टी ख़त्म हो जाए तब आप बाथरूम से बाहर हो जाएं। तो ये आपके अंदर एक थॉट फिट कर देगा कि आप केपेबल नहीं है दूसरों से बात करने। सेफ्टी बिहेवियर्स हम लोग छोटे छोटे बिहेवियर्स यूज़ करते हैं जो हमें एंग्जाइटी से बचाते हैं, पर ये हमें सेफ्टी लर्निंग नहीं करवाते हैं। ये हमारी एंग्जाइटी को टेम्परेरली ये हमें हेल्प करेंगे। ये बहुरूपीय दोस्त होते हैं सेफ्टी बिहेवियर, जो हमें टेम्पोरेरली एंग्जाइटी से तुरंत रिलीफ तो दिला देंगे, पर ये लॉन्ग टर्म में ये हमारे दुश्मन होते हैं। तो सेफ्टी बिहेवियर्स जो हम अपनी सोशल एंग्जाइटी को दूर करने के लिए या सोशल एंग्जाइटी से बचने के लिए यूज़ करते हैं कि जैसे हम किसी पार्टी में गए तो हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उससे आँखों से आँख ना मिलाएं, हम ऊपर देखें, नीचे देखें, या कोई हमसे बात करने की कोशिश करे तो हम कुछ छोटा सा बोल के बिल्कुल निकल जाएं। अगर हमारे हाथ काँप रहे हों, दिल की धड़कन बढ़ रही हो, तो हम अपने हाथ जेब में रख लें, या अपनी दिल की धड़कन को कम करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलॉल दवाएं आती हैं, उसका इस्तेमाल करें। कुछ लोग अल्कोहल पी के सोशल सिचुएशंस में जाते हैं अपनी एंग्जाइटी को शांत करने के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म में तो उन्हें हेल्प करती है, पर ये लॉन्ग टर्म में वो हर सोशल सिचुएशन में अल्कोहल लेने लगते हैं। तो ये सेफ्टी बिहेवियर हमें इसलिए हार्म करते हैं क्योंकि ये हमें दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने में, जब दूसरा आदमी हमें देख के बात करेगा और वो देखेगा कि हम उससे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको सिग्नल जाएगा कि हम फ्रेंडली नहीं हैं, या तो हम रूड हैं, या हम उससे बात करना नहीं चाहते हैं। तो ये हमारे सामने वाले आदमी को गलत सिग्नल जाएगा, जिसके कारण वो भी हमें अवॉइड करने लगेगा। और ये हमारे माइंड में जो हमारी थिंकिंग है कि हम सोशली इनेप्ट हैं, सोशली हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हमारी सोशल स्किल्स डेफिसिट है, ये उसको पॉजिटिव फीडबैक देगी। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हमें हमारे लाइफ के हर स्टेज पर नुकसान पहुंचाता है। ये स्टेजेस हैं पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ
और ऑक्यूपेशनल लाइफ, ये तीनों पे बहुत ही बुरा असर डालता है। और इस डिसऑर्डर के साथ एक बुरी बात यह है कि बहुत ही यंग एज 8 to 15 ईयर्स ऑफ एज में ही शुरू हो जाता है। तब तक तो बच्चे की पूरी तरह से पर्सनालिटी भी नहीं बनी है, तो बच्चा बचपन से ही इंट्रोवर्ट और शाई नेचर का हो जाता है। उसके दोस्त कम होते हैं, वो क्लास में टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, उसका जब भी वाइवा होता है तो वो बहुत ही कम नंबर पाता है। स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी हो, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, तो ये बच्चे धीरे धीरे हर एक्टिविटी में पीछे चला जाता है। और क्योंकि ये शाई नेचर का है तो इसकी सोशल स्किल्स भी नहीं डेवलप होती है। और ऐसे बच्चों की रैगिंग भी बहुत कॉमन है। लोग ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं जो अकेले हों, शर्मीले हों, तो ऐसे बच्चों की रैगिंग भी बहुत कॉमन है। और इसी रैगिंग की वजह से उनका आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है। उसके बाद जब ये बच्चे बड़े होते हैं, ये जॉब करने जा रहे होते हैं, कॉलेज में जा रहे होते हैं, वहाँ भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। किसी भी इंटरव्यू में, जॉब इंटरव्यू में तो इनको पैनिक अटैक ही आ जाए। बॉस से ये अपनी सैलरी के बारे में नहीं बात कर सकते। ऑफिस में ग्रुप वर्क होगा तो उसमें ये लोग पीछे ही रह जाएंगे, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब तो इनका शाई नेचर इनके ऑफिस में भी बहुत ही बुरा रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये लोग ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिन लोगों में होता है, उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत तहस नहस होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम डेवलप रहता है और वो दूसरों लोगों को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी नीड को बाद में रखते हैं, दूसरे लोगों की नीड्स को पहले रखते हैं। तो उन लोगों का बहुत से लोग इस्तेमाल भी करते हैं। जब लोग गलत इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर एक फीलिंग हो जाती है कि दुनिया खतरनाक है, यहाँ किसी को अपनी असल की फीलिंग्स नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपनी असल की फीलिंग्स बता देंगे तो लोग इन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इन्हें डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी रिलेशनशिप में 100% नहीं देते हैं। दूसरा आदमी जो इनका पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर होता है, वो लेफ्ट आउट फील करता है। आइए फ्रेंड्स, तो हमने सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बहुत बातें कर ली, अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ड्रग ट्रीटमेंट है और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ड्रग ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग 3 ग्रुप ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये 3 ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं। फर्स्ट इज एड्रेनर्जिक एजेंट, इसमें बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। प्रोपेनोलॉल, ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स को कम करता है, पैल्पिटेशंस को, दिल की धड़कन को, आपके जो सिंपैथेटिक हाइपर एक्टिविटी हो जाती है एंग्जाइटी अटैक को, उस सिंपैथेटिक हाइपर एक्टिविटी को कम करता है। दूसरी ग्रुप ऑफ ड्रग्स है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स जैसे लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, अल्प्राज़ोलाम, ये ड्रग्स तुरंत ही हमें रिलैक्स फील कराती हैं और इसको बहुत से लोग सोशल सिचुएशन से पहले यूज़ भी करते हैं। इससे लॉन्ग टर्म इन ड्रग्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके अंदर एडिक्शन डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। ये SSRI और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं। बेसिकली ये सारी दवाएं काम करती हैं हमारे एमिगडाला, जो हमारा फियर सिस्टम है और जो हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, उसको ये लोग टोन डाउन करती हैं, स्लो डाउन करती हैं, ताकि हमें उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी फील ना हो। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ अ थेरेपी विच बिलीव्स कि हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन तीनों में से अगर हम एक भी चीज़ ऑल्टर कर दें या चेंज कर दें तो हम बाकी 2 डोमेन्स में भी चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर हमारे थॉट्स निगेटिव होंगे तो हमारे फीलिंग्स और हमारा बिहेवियर उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम आपके थॉट्स बदलने की कोशिश करते हैं, आपका बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं। थॉट्स को बदलने के लिए हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। जो हमारे अंदर कॉग्निटिव बायस होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, जैसे कैटास्ट्रोफाइजेशन, ऑल और नन थिंकिंग, निगेटिव फिल्टर थिंकिंग, पर्सनलाइजेशन, ये जो सारे निगेटिव बायसेस हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें जज कर रहे हैं, हम इन्फीरियर हैं, ये सारे जो माइंड का डिफेक्टिव थिंकिंग है, हम इस थिंकिंग को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, इस थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद
हम लोग एक्सपोजर थेरेपी भी करते हैं, जिसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि आपको सोशल सिचुएशन को एक्सपोज किया जाता है और आपको फिर उस एक्सपोजर से रियलाइज़ होता है कि जिस चीज़ के लिए आप डर रहे थे क्या वो वाकई में हुई। एक्सपोजर थेरेपी में हमें बेसिकली सेफ्टी बिहेवियर्स को ख़त्म करना है, अवॉइडेंस को ख़त्म करना है और हमें एक्सपोज करना है उस सिचुएशन को। उसके बाद अगली टेक्निक होती है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस टेक्निक बेसिकली ये है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वाले होते हैं, वो लोग जब दूसरे आदमी से बात कर रहे होते हैं तो वो अपने माइंड में ही सोच रहे होते हैं, वो दूसरे आदमी पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते हैं, जिस बारे में बात कर रहे होते हैं वो भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते हैं। वो बेसिकली अपने माइंड में ही सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहते हैं कि लोग उन्हें देख रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हमें उनको उस अपने माइंड से निकाल कर हमें उनसे कहना है कि आप जो बात कर रहे हैं, जो कन्वर्सेशन चल रहा है या सामने वाले आदमी पे कंसंट्रेट करें। अपने माइंड में जो थॉट्स हैं उसको एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह ट्रीट करें, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, अपना अटेंशन उस मोमेंट पे रखें। इसमें एक कॉग्निटिव डिफ्यूजन टेक्निक है जिसमें हम खुद को अपने थॉट्स से अलग करते हैं। बेसिकली जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हम वही चीज़ हो जाते हैं, पर कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहता है कि ये थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, हम अलग हैं और हमारा दिमाग अलग है। तो हमें इन थॉट्स को नॉन जजमेंटली हमारे दिमाग में आ रहे हैं, इनको हमें नॉन जजमेंटली देखना है, क्यूरियस होकर देखना है। हमें देखना है कि इन थॉट्स में कितनी सच्चाई है, क्या ये सच हैं, क्या ऐसा तो नहीं है ये थॉट्स फिजूल के हैं। तो हमें इस थॉट्स को ऑब्जेक्टिवली देखना है और फिर डिसाइड करना है कि हमारी जो डर है वो असल में होगा कि ये हमारा एक कॉग्निटिव बायस है जो हमारे अंदर फियर क्रिएट कर देना। तो फ्रेंड्स, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को लेकर तो मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पर अभी तक सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में जो हम लोग चीज़ें करते हैं उसके बारे में आपको मैंने बताया। आज आपने हम सबको टाइम दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको शर्माना नहीं है, आपको सकुचाना नहीं है, आपको इफ़ या बट नहीं करना है। आपको अगर शक हो रहा है या अपने में या अपने रिलेटिव में कि किसी में भी कोई भी अपने रिजर्व से बाहर जा रहा है, कोई लाइफ में कोप अप नहीं कर पा रहा है, कोई टेंशन में अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है, तो कृपया मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को अवश्य दिखाएं, क्योंकि वही सबसे काबिल आदमी है जो आपको अपनी प्रॉब्लम का हल बता सकेगा। धन्यवाद।